अपना भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि जिस बात का पूरे देश के लोगों को इंतजार था, उस पर इस मीटिंग में बात नहीं बनी। लोगों को पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों में फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में ज्यादातर राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुए, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हो सका। वहीं कोरोना और कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाएं समेत कुछ अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स घटा दिया गया, जिससे दवाएं पहले से सस्ती हो गईं। यही नहीं, कोरोना से संबंधित दवाओं में छूट की सीमा को 3 महीने बढ़ाते हुए 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। इसमें एस्फोटेरिसिन, रेमडेसिविर समेत 4 दवाओं का फायदा लोगों को मिलेगा। कैंसर की दवा 12% के दायरे से हटाकर 5% पर कर दिया गया है। एनआईए ने दावा किया है कि आतंकी संगठन आईएस ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए भारत में अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। एनआईए का कहना है कि उसने आईएस की विचारधारा से प्रेरित आतंकी हमलों, साजिश और फंडिंग से जुड़े 37 मामलों की जांच की, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ। एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि उनके आसपास, उनके इलाके में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नजर आए तो तुरंत इसकी जानकारी दें। एनआईए ने इसके लिए एक हॉटलाइन नंबर 011-243-68800 जारी किया है, जिसकी मदद से लोग संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध लोगों के खिलाफ वक्त रहते शिकायत दर्ज करा सकें और युवाओं को आतंक के रास्ते पर जाने से बचा सकें। एनआईए के मुताबिक उसने सबसे ताजा मामला जून 2021 में दर्ज किया था। वो अब तक आईएस से जुड़े 31 मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुका है और इनमें से 27 आरोपियों को कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान दोषी भी करार दिया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित गौरव समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा शाह जबलपुर में कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। अपने इस दौरे में वो जबलपुर संसदीय क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। आइए आपको शाह के जबलपुर दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं। अमित शाह दोपहर 12:10 पर गैरिसन ग्राउंड में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय नायकों के सम्मान में होने वाले गौरव समारोह को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे जबलपुर के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। फिर शाम 4:30 बजे शहीद स्मारक प्रांगण गोल बाजार में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद वो शाम 6:10 पर शास्त्री ब्रिज के पास मौजूद नरसिंह मंदिर जाएंगे। अमृतसर में अटारी बाघा बॉर्डर पर सैलानी एक बार फिर रीट्रीट सेरेमनी को देख सकेंगे। कोरोना की वजह से इसे सैलानियों के लिए पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था। हालांकि अभी महामारी के खतरे को देखते हुए बीएसएफ ने सिर्फ 300 सैलानियों को ही कार्यक्रम को देखने की इजाजत दी है। शुक्रवार शाम को अटारी बाघा बॉर्डर पर कई दिनों के बाद एक बार फिर सैलानियों की भीड़ दिखी। सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजर्स के बीच 25 मिनट की रीट्रीट सेरेमनी के दौरान देशभक्ति के नारों से आकाश गूंज उठा। लोगों का जोश देखने लायक था। कोविड संकट के कारण भारत सरकार के आदेश के बाद 7 मार्च 2020 को अटारी बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच होने वाली रीट्रीट सेरेमनी बंद कर दी गई थी। अब 18 महीने बाद एक बार फिर इसकी शुरुआत हो गई है। चलिए, अब वक्त हो गया है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की अहम खबर। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर साथ आ सकती है? ये सवाल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बयान के बाद हर किसी के मन में उठ रहा है। वो इसलिए क्योंकि औरंगाबाद में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे की ओर देखते हुए अपना पूर्व और भावी सहयोगी बताया। इसके जवाब में मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी के साथ आने से मतदाता खुश होंगे। दोनों नेताओं के इस बयान के बाद राज्य में सियासी हलचल फिर शुरू हो गई। बात ऐसे है कि भविष्य में इसलिए तो कुछ भी हो सकता है। दानवे साहब हमारे मित्र है, रेल राज्य मंत्री है
और महाराष्ट्र के बहुत से प्रोजेक्ट रेलवे में पेंडिंग है। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने अपने सहयोगी की टिप्पणियों पर कहा कि मुख्यमंत्री को कभी-कभी मजाक करना पसंद है और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। महाराष्ट्र में सरकार के साथ कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन 30 सालों तक रहा, लेकिन 2019 में दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलग हो गई थी। यूपी के प्रयागराज में राज्य मंत्री गोपाल नंदी के घर के बाहर कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप और राजा भैया के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे समर्थकों ने नंद गोपाल नंदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह रोका और बवाल को शांत कराया। दरअसल नंद गोपाल नंदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी राज्य से गुंडों का सफाया करेगी और इस दौरान उन्होंने राजा भैया का भी नाम लिया था और इसी बात से उनके समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसके विरोध में वो सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। गुंडे और माफियाओं को ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं। कोई अतीक अहमद को ज्वाइन कराने की बात करता है, कोई मुख्तार अंसारी को ज्वाइन कराने की बात करता है, तो कोई काला मुकीन को ज्वाइन कराने की बात करता है और कोई राजा भैया को ज्वाइन कराने की बात करता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो गुंडों और अपराधियों को कितना कुछ किया यहाँ आने नहीं दिया। पुलिस ने हंगामा और नारेबाजी करने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल तनाव को देखते हुए मंत्री के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए इंदौर के ट्रैफिक चौराहे पर डांस करने वाली मॉडल श्रेया कालरा ने अपनी गलती के लिए पुलिस से माफी मांगी, तो इंदौर के ट्रैफिक विभाग के दफ्तर में अपनी सफाई पेश करने के लिए भी पहुंची, जहां उन्होंने डीएसपी के सामने माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने गलती की है और वो आगे से फिर नहीं दोहराएंगी। इस दौरान श्रेया कालरा की मां उनके साथ मौजूद थी। श्रेया ने कहा कि वो सिर्फ लोगों को मास्क और ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए डांस करने के लिए गई थी, लेकिन उनका डांस गलत वे में ट्रेंड हो गया। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी इस बात से दुख पहुँचा है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि मैं लोगों को अवेयर करूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से श्रेया कालरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेड सिग्नल होने के बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचकर डांस करती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंदौर के विजयनगर थाने में श्रेया कालरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। यूपी के गाजियाबाद में एक दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के एसएचओ महेंद्र सिंह और उसके साथ मौजूद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पर यह कार्रवाई कॉफी शॉप के मालिक के साथ मारपीट करने के आरोप में की गई, जिसके एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एसएचओ महेंद्र सिंह और कांस्टेबल दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट करते दिखाई दिए और फिर उसे खींचकर बाहर ले गए। आरोप है कि एसएचओ ने दुकान के मालिक को रात 9 बजे ही कॉफी शॉप बंद कराने के लिए बोला, जबकि सरकार ने 11 बजे तक दुकानों को खोलने का समय तय किया है। आरोप है कि जब दुकान वाले ने एसएचओ की बात नहीं मानी तो उसकी पिटाई की गई और उसे जबरन थाने ले जाया गया और 2000 रुपए लेने के बाद छोड़ा गया। हमारी दुकान पर किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई बात नहीं थी। हमारी चाय कॉफ़ी की दुकान है और इंस्पेक्टर साहब ने आते ही मुझे और मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। दुकानदार ने इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई और आरोपित पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो तमिलनाडु के तिरुपुर का है, जहां 6 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा होता है कि तभी वहां मौजूद आवारा कुत्ते उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। सभी कुत्ते बच्चे पर एक साथ टूट पड़ते हैं। हालांकि वक्त रहते बच्चे के पिता की नजर उन पर पड़ जाती है और वो डंडा लेकर तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हैं, जिसके बाद सभी कुत्ते बच्चे को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और इस तरह से बच्चे की जान बच जाती है। घटना के बाद बच्चा काफी डर जाता है और वो रोने लगता है, जिसके बाद उसके पिता उसे गोद में उठाकर फटाफट अस्पताल ले जाते हैं। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीर आपको विचलित जरूर कर सकती है, लेकिन इसे दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें, नहीं तो वो भी इस तरह की किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और अब आप देखिए आपके काम की खबर। आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक शानदार वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूटिव लॉन्च की शुरुआत की है।
आप यहाँ अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ आपको IRCTC की तरफ से तमाम सुविधाएं मिलेंगी। यानी अगर आप अगली बार नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ने वाले हैं लेकिन ट्रेन में देरी है, या कहीं से आप नई दिल्ली स्टेशन उतरने वाले हैं और अगली ट्रेन में देरी है, तो आप प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद इस शानदार लाउंज में इंतजार कर सकते हैं। विश्व स्तरीय एग्जीक्यूटिव लाउंज में आपको म्यूजिक, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन, टीवी, ट्रेन सूचना प्रदर्शन, गर्म और शीतल पेय, वेज नॉन वेज डिशेज बुफे, वॉश, बाथ और चेंज सुविधाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। और अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 2 रुपए में आप इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपके लिए एक राहत भरी खबर है। भारत सरकार ने एक बार फिर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब आप 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। अभी तक पैन आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी और आयकर विभाग ने साफ कहा था कि जो लोग तय समय पर पैन को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो उन्हें 10,000 रुपए का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी होते ही इस टेंशन को दूर कर दिया। राजस्थान में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। राजस्थान सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर भी फैसला लिया है। 27 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं 20 सितंबर से कक्षा 6वीं से 8वीं क्लास तक के स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में 50% उपस्थिति के साथ क्लासेस लगेंगी। वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने आपके मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया। अब से अगर आपको कोई नया मोबाइल नंबर या टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो आपको किसी तरह का कोई कागज नहीं जमा करना पड़ेगा। आपको दुकान पर जाकर किसी तरह का फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा। आपका KYC पूरी तरह से डिजिटल होगा। नए नियमों के मुताबिक आप सिम देने वाली कंपनी के ऐप के जरिए सेल्फ KYC कर सकेंगे। इसके लिए आपको मात्र 1 रुपए देना होगा। अगर कोई ग्राहक अपने प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड में या पोस्टपेड को प्रीपेड में चेंज कराता है तो उसे हर बार KYC प्रोसेस पूरी करनी होती है, लेकिन अब सिर्फ एक बार ही KYC करनी होगी। क्या आपको घूमना पसंद है? अगर हाँ तो ये खबर आपके काम की है। अब IRCTC समुद्र की भी सैर कराएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर शुरू किया है। इसके लिए IRCTC ने प्राइवेट कंपनी कॉर्डिलिया क्रूज के साथ करार किया। इस लग्जरी क्रूज के साथ IRCTC लक्षद्वीप की खूबसूरत नीले समुद्र घूमने का शानदार मौका लेकर आया है। इस क्रूज के जरिए आप केरल, गोवा और लक्षद्वीप की यात्रा कर सकेंगे। IRCTC के इस पैकेज का नाम केरला डिलाइट क्रूज रखा गया है। ये टूर पैकेज 5 रात 6 दिन के लिए है, यानी कि आप 6 दिन समुद्र के बीच रह सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली अहम और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर आज पंजाब के कांग्रेस विधायकों की बैठक होनी है। ये बैठक आज शाम 5 बजे होगी। कई सारे विधायकों ने आलाकमान से तुरंत बैठक बुलाने की मांग की है, जिसके बाद ये बैठक की जा रही है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से कलह देखने को मिल रही है। कुछ विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पंजाब की अमरिंदर सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। ऐसे में विधायकों की बैठक में क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही है, जहां विधायकों के कहने पर बैठक बुलाई गई है। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में अहम बैठक होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे गुरप्रीत चिन्ना का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। गुरप्रीत, आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में अहम बैठक होने वाली है, सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें कांग्रेस की तो हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से लगातार नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह चल रहा है और लगातार जो नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के मंत्री हैं, जो MLAs हैं, वो लगातार पार्टी हाईकमांड को लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है
इटली बदला जाए। पहले भी ये इन फाइटिंग के कारण हरीश रावत के पास गए, हरीश रावत ने बोला कि नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बदलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू कैंप को बार बार जाने के बाद भी सोनिया गांधी ने टाइम नहीं दिया। लेकिन अब विधायकों ने 40 विधायकों ने एक पत्र लिख के ये मांग की थी कि जो एमएलए की मीटिंग है वो होनी चाहिए, जो सीएलपी की मीटिंग है वो होनी चाहिए, जिसमें जो 18 पॉइंट एजेंडा है जो राहुल गांधी द्वारा दिए गए हैं उसको लेके बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि सरकार आगे इलेक्शन आने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा वही है कि कैप्टन अमरिंदर को साइडलाइन कैसे करना। ये तो एक बहाना था जो लेटर लिख के बहाने से एक सभी विधायकों ने एक मीटिंग बनाने की कॉल की थी, और जिसमें बताया जा रहा है कि 40 विधायक है जो सिद्धू कैंप द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि 40 विधायक है जिन्होंने चिट्ठी लिख के और सोनिया गांधी को बोला था कि हमें सीएलपी मीटिंग करनी चाहिए। जो बिल्कुल, तो चिट्ठी के बाद ये बैठक होने वाली है और आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी चंडीगढ़ में। शुक्रिया गुरप्रीत जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने राखी सावंत को ट्रेंड करा दिया है। चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना राखी सावंत से की है, जिसके चलते ट्विटर पर उनकी खिंचाई भी हो रही है। क्या है पूरा मामला, सिद्धू ने राघव चड्ढा को क्या जवाब दिया है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। चुनावों में वोटों के लिए पाकिस्तान की एंट्री आम होती जा रही है, लेकिन पंजाब में विधानसभा चुनाव के पहले राखी सावंत की एंट्री हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। दरअसल इससे पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने खेती कानूनों से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था और कहा था कि वो दिखावा कर रहे हैं, उनके आंसू मगरमच्छ के आंसू है। उदों बाद ड्रामा किया, सैशन बुला के बिल पाड़ते, पर की वो जिहड़ा कानून नोटिफाई किया सीगा प्राइवेट मंडियां वाला, की वो डी नोटिफाई होया? जे डी नोटिफाई किया तो फिर मैं मान। ये ड्रामा है सारा, ये दिखावा है सारा, ये मगरमच्छ दे आंसू। लेकिन अपने सरदार के बचाव में राघव चड्ढा ने बार बार सिद्धू की तुलना राखी सावंत से की। एक आध दिन में आप देखेंगे कि इनकी नवजोत सिंह सिद्धू जी की, जिन्हें पंजाब पॉलिटिक्स का राखी सावंत कहा जाता है, उनकी तोप का मुंह फिर कैप्टन अमरिंदर की ओर आ जाएगा और वो फिर पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पे वार करना शुरू कर देंगे। सिद्धू ने भी चड्ढा पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि कहते हैं इंसान के पूर्वज बंदर थे। राघव चड्ढा, आपके दिमाग को देखकर लगता है कि आप आज भी वही हैं। सियासी प्रतिद्वंदी की तुलना राखी सावंत से करना कई लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने ट्विटर के जरिए राघव चड्ढा की खिंचाई की। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने ट्वीट किया कि राघव चड्ढा को इस तुलना के लिए शर्म आनी चाहिए, उन्हें राखी सावंत से माफी मांगनी चाहिए। एक और ट्वीट में लिखा गया कि राघव चड्ढा, आपने रिस्पेक्ट खो दी। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं और बीजेपी को जहां किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी तीनों की नजर किसानों के वोटों पर है। एक तरफ राघव चड्ढा ने सिद्धू की तुलना राखी सावंत से कर दी है, तो वहीं अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर उससे एक कदम आगे निकल गई। सिद्धू के जो उन्होंने कहा उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विल यू टेक सम लीगल एक्शन? क्योंकि वो तो कह रहे हैं, देखिए क्लिप सुनिए, ये तो सपोर्ट करते थे इनका। जिस आदमी की सोल एक गिरगिट में है, गिरगिट जितनी तेज़ी से वो पार्टी बदलते हैं उतनी तेज़ी से गिरगिट अपना रंग नहीं बदल सकता। सो जिस इंसान को सिर्फ बोलने की आदत है, मैं उसको क्या जवाब दूं? इस बीच राघव चड्ढा ने सिद्धू की तुलना राखी सावंत से की, तो राखी सावंत इससे नाराज और खुश दोनों हुई। वो तुलना पर नाराज है, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड होने से खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कायर आतंकियों ने एक बार फिर से 2 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पहले एक निहत्थे पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस कायराना हमले के महज 3 घंटे बाद कुलगाम में ही बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार के इस मजदूर की पहचान शंकर कुमार चौधरी के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस तरह से निहत्थों पर हमले को आतंकी की बौखलाहट करार दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किए गए ट्वीट में यह कहा गया है कि अलगावादी नेयत सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद से आतंकी बौखला गए हैं और घाटी की शांति को खराब करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल हत्या के जिम्मेदार आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे प्रदीप दत्ता का। प्रदीप, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का ये कायराना हमला लगातार सामने आ रहा है और पुलिस की तरफ से भी ये ट्वीट सामने आया है कि जब से अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत हुई है उसके बाद से आतंकियों का इस तरह का घटनाएं करना ये लगातार बढ़ती जा रही है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? देखिए, अभी तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की ये जो भाड़े के आतंकवादियों की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर का हालात खराब। जब सईद अली शाह गिलानी का निधन हुआ था तो उन्हें लगा था कि वो एक मौका है हालात खराब करने का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वादी के लोग समझ चुके हैं कि किस किस्म की राजनीति पाकिस्तान चलता है और किस तरीके से उनको इस्तेमाल करता है अपने मफाद के लिए, और यही वजह है कि वादी में हालात बिल्कुल सही थे, ठीक थे। अब बौखलाहट में क्या हो रहा है कि ये टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। देखिए, आप एक पुलिस में फॉलोअर है मंटू, जो कि कुलगाम के एरिया में अपने घर की ओर जा रहा था, उस समय उसे फायरिंग कर दी और पीठ के पीछे आके गोली मार के उसकी हत्या कर दी। शंकर नाम का जो चौधरी एक लेबरर है बिहार से, जो काम करने के लिए अपने रोजगार के लिए कश्मीर में आया था, उसको भी मार दिया, गोली मार के हत्या कर दी। आप बताइए कि ये बुजदिलाना हरकत नहीं तो क्या है? क्योंकि किसी भी मुठभेड़ में कोई भी उन्हें मालूम है कि आतंकवादी टिक नहीं सकता भारतीय फौज या सुरक्षा कर्मियों के सामने। यही एक वजह है कि लगातार आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान पिस्टल जो है स्मगल करवा रहा है कश्मीर में ताकि टारगेटेड किलिंग हो सके। और ये पहला वाक़ा नहीं है जब उन्होंने इस तरीके से कायराना तरीके से पीठ के पीछे आके वार किया हो। कुछ दिन पहले ही हमने आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया था यही टाइम्स ऑफ भारत पे, जब सब इंस्पेक्टर को उन्होंने खानियार के इलाके में मार गिराया था। और ये लगातार ऐसी किलिंग्स होती जा रही है क्योंकि इनको मालूम है कि हम मुकाबला नहीं कर सकते सुरक्षा कर्मियों का, सो टारगेटेड किलिंग करने का ही एक तरीका जो है उसने अपनाया हुआ है। इसलिए वो दहशत का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। तो पुलिसकर्मी की हत्या, बिहार के मजदूर की हत्या, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के कौशाम्बी में एसएचओ महेंद्र सिंह और सिपाही का गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि थाने में कॉफी न भेजे जाने से नाराज एसएचओ महेंद्र सिंह ने अपने एक सिपाही के साथ चाय की दुकान में आए और मौके पर मौजूद दुकान के मालिक और उसके नौकर से मारपीट करना शुरू कर दी। एसएचओ महेंद्र सिंह और उनके सिपाही की दुकानदार से मारपीट सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। नियम के मुताबिक चाय कॉफी की दुकान रात 11 बजे तक खुली रह सकती है, लेकिन एसएचओ महेंद्र सिंह करीब 9:15 बजे ही दुकान पर आ गए, धमक गए और दुकान बंद करवाने के नाम पर मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, दुकानदार का यह भी आरोप है कि उसे थाने में ले जाकर पीटा गया। पूछे हुए अंदर ढुके मारने लगे, बाहर भी मारे और वहाँ भी ले जाके मारे थाने में। वजह बताइए उन्होंने क्यों मार रहे हैं? नहीं, एक बार कह रहे कि चलो बंद करो दुकान, मैंने बंद करने लगा, बिना बताए हुए अंदर आके ढुक के मारने लगे। कौन आते हैं, चाहे कोई आता है जाता, चाहे पानी से जाता है, उसके पैसे कुछ नहीं देता। पैसे नहीं। 12 बजे करीब छोड़ा, 20,000 रुपये लेकर मेरे भाई को और मेरे 4 जो कर्मचारी काम करने वाले उनको पैसे नहीं देने पे कह रहे थे कि मैं 151 में तुम सभी लोगों को बंद कर दूंगा। क्या वजह है इसके पीछे, रीजन क्या है? इसके वजह रीज़न ये है कि इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, कई लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। हमारी दुकान पे से लगातार कॉफ़ी जा रही थी। कल कुछ समय के लिए लाइट चली गई थी और स्टीम नहीं थी मशीन में, तो मैंने कॉफ़ी के लिए मना कर दिया। इसी बात को लेकर इंस्पेक्टर साहब नाराज़ थे, उन्होंने मारा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।